अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। इस्लामाबाद के दही इलाके तरलाई कला की इमाम बारगाह में होने वाले खुदकुश धमाके में शहीद होने वालों की तादाद 33 हो गई है, जबकि हमलावर की शिनाख्त के बाद सिक्योरिटी इदारों ने कार्रवाइयां तेज करते हुए उसके सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुदकुश हमला आवर की शनाख्त यासिर के नाम से की है। उसका सर और शनाख्ती कार्ड जाए वक़ुआ से बरामद हुआ था। शनाख्ती कार्ड के मुताबिक उसका मुस्तकिल पता अब्बास कॉलोनी, शेर जंगी, चरसदा रोड, पेशावर, जबकि मौजूदा पता गंज मोहल्ला काजियान पेशावर दर्ज है। तहकीकात में सामने आया है कि 26 साल यासिर 1.5 साल कबल घर से गायब हो गया था। अहले खाना के मुताबिक वो कभी कभार फोन पर रब्ता करता था। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक यासिर ने हमले से कबल इमाम बारगाह कसर खदीजतुल कुबरा की रैकी भी की थी। वो नौशेरा से खुद कुछ जैकेट पहनकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए इस्लामाबाद पहुंचा। इमाम बारगाह जाने से पहले वो करीबी एक होटल में कुछ देर ठहरा, फिर खन्ना रोड से पैदल चलकर इमाम बारगाह पहुंचा। तहकीकात में यह भी सामने आया है कि हमला आवर अफगानिस्तान भी आता जाता रहा है। तहकीकात के मुताबिक हमला आवर ने 4 से 6 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया, जिसमें बॉल बेरिंग की बड़ी मिकदार शामिल थी। उसने रास्ते में 2 और अंदर दाखिल होकर 6 गोलियां चलाई। तमाम खौल जाए वक़ुआ से बरामद हो चुके हैं। इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि मुबैना हमला आवर के 2 भाई नासिर और बिलाल, जबकि बहनोई उस्मान को पेशावर के इलाके तरनाब फार्म से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द यासिर मुसलसल अपने बहनोई उस्मान के साथ राब्ते में था और यह कार्रवाई किसी एक फर्द की नहीं बल्कि सहूलतकारी के मुनज़्ज़म नेटवर्क का नतीजा थी। तहकीकात में उस वक्त अहम पेशरफ्त हुई जब इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पेशावर और नौशेरा में छापे मारकर खुदकुश हमला आवर के 4 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाइयां टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर की गई। 4 सहूलतकारों के साथ खुदकुश हमले का दाइश अफगानी मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ज़राए का कहना है कि पेशावर में हमला आवर के घर पर छापे के दौरान उसके 2 भाई बहनोई और एक खातून को भी गिरफ्तार किया गया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमला आवर 5 माह अफगानिस्तान में मुकीम रहा, जहां उसने असलहा चलाने और खुदकुश हमले की तरबियत हासिल की। हुकाम के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में दाइश ने की। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें खित्ते और आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस का 1 जवान शहीद और 3 जख्मी भी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ मजीद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। इस मुतालिक अब से कुछ देर कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इस धमाके में मुलविस मास्टरमाइंड समेत तमाम सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दाइश का यह नेटवर्क अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा था, जिसको भारतीय पुष्पनाई हासिल थी। उन तमाम लोगों को जो इससे लिंक्ड थे और जो मास्टरमाइंड थे, उनको तकरीबन रात 3 बजे के करीब तकरीबन सारे लोग पकड़े जा चुके थे। इस सारे वाक़ये में जो प्लानिंग हुई है और जो ट्रेनिंग हुई है वो दैश अफ़गानिस्तान ने की है, अफ़गानिस्तान के अंदर हुई है। चाहे वो TTP हो, अफ़गान तालिबान या दैश या कोई भी खारजी ऑर्गेनाइजेशन और है, ये सब मिल के काम कर रहे हैं। इस टाइम 21 टेररिस्ट बॉडीज़ के सेटअप्स जो हैं, दुनिया की जो नाम ले लें टेररिस्ट बॉडी, वो इस टाइम अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। उधर लाहौर में उलमा मशाइख के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। ताहम बदकिस्मती से अता तारड़ ने इस सानहे को भी सियासी रंग देते हुए इस मामले को तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ दिया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने भी वाज़ेह किया कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे और उनको हर हाल में कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये अफगानिस्तान गया था, वहाँ से ट्रेनिंग ली थी, और ये बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ तय है कि पाकिस्तान में ये जो सरजमीन अफगानिस्तान की इस्तेमाल होती है, इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस पर बिल्कुल हर सतह पे बिल्कुल क्लैरिटी है, क्योंकि ये दहशत गर्दों की अब सकत ख़त्म हो गई है हार्ड टारगेट के पीछे जाने की। तो इसलिए ये मज़ाफ़ात में जाके जो दूर दराज इलाके होते हैं, वहाँ पर जाके इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। ये निशानी है कमज़ोरी की, तो हम वहाँ तक इनका ताक़ुब करेंगे जहाँ तक इनकी सोच भी नहीं जाती है। किसी ने ये कहा था कि ये पुरअमन लोग हैं, हमारे भाई हैं, इनसे हमें बातचीत करनी चाहिए, और इनको सेटल्ड एरियाज़ में ला के बसाया गया था। जो तालिबान खान की सोच थी, उसी सोच का आज खमियाजा भुगत रहे हैं ना। आज भी कुछ लोग ये कहते हैं कि जी इनसे मुज़ाकरात होने चाहिए, इनसे बात होनी चाहिए। भाई उनसे क्या बात होनी चाहिए? हमारी बदकिस्मती है कि दोबारा 2021 में दोबारा इस बात को, इस आर्गूमेंट को हवा मिली कि जी उनके साथ बात की जाए, उनको वापस लाया जाए, उनकी बात सुनी जाए, और उसका खमियाजा जो है वो पूरी कौम जो है वो भुगत रही है। दूसरी जानिब तरलाई में आज 13 अफराद की नमाज जनाजा अदा की गई, जिनमें एक 6 साला बच्चा और एक डॉक्टर भी शामिल थे।
शहीद डॉक्टर का नाम सैयद अब्बास मेहदी था, जिनका ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से था। धमाके के वक्त इमाम बारगाह में मौजूद इमरान महमूद ने फ्रांसीसी खबर रसाई इदारे AFP को बताया कि खुदकुश हमला आवर और रजाकार सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। उनके मुताबिक एक जख्मी रजाकार ने पीछे से हमला आवर की रान पर फायर किया। वो गिर पड़ा मगर दोबारा उठ खड़ा हुआ। उसके साथी ने रजाकार पर फायरिंग की, जिसके बाद हमला आवर गेट के अंदर दाखिल हुआ और धमाका हो गया। धमाके के बाद सबसे पहले इमाम बारगाह में दाखिल होने वाले सैयद इशफाक ने BBC उर्दू को बताया कि हॉल के दरवाजे के करीब मुबैना खुदकुश बमबार की लाश पड़ी थी। एक जख्मी शख्स ने बताया कि जब हमला आवर अंदर दाखिल हुआ तो औन अब्बास ने उसे दबोच लिया, जिस पर हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। अगर औन अब्बास हमला आवर को ना रोकते तो जानी नुकसान कहीं ज्यादा हो सकता था। जख्मी असगर अली के मुताबिक फायरिंग की आवाज सुनकर औन अब्बास ने नमाज तोड़ दी और हॉल में दाखिल होने वाले हमला आवर को पकड़ लिया। इसी दौरान धमाका हुआ और औन अब्बास समेत कई अफराद शहीद हो गए। इस हमले में गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कम अज कम 4 अफराद शहीद हुए, जिनमें गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के इंस्पेक्टर बहादुर अली भी शामिल थे, जो एडवांस कोर्स के लिए इस्लामाबाद में मुकीम थे। वाज़ेह रहे कि यह वाक़या वफाकी दारुल हुकूमत का दूसरा मोहलक तरीन दहशतगर्द हमला करार दिया जा रहा है। इससे कबल सितंबर 2008 में एक 5 स्टार होटल पर होने वाले खुदकुश ट्रक बम हमले में 60 अफराद जाँ बहक हुए थे। तरलई वाक़े में आज जो डिटेल सामने आई है इस पर, और जो दाइश इस हमले में मुलव्वस है, दाइश का नेटवर्क अफगानिस्तान के अंदर कितना स्ट्रांग है, पाकिस्तान के अंदर उनके कितने लोग मौजूद हैं, इस पर मजीद बात करने में प्राइम में ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। सर ये बताएगा कि ये जो इस्लामाबाद में अटैक हुआ तरलई में, इस हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें तो ये डिटेल्स आ रही है कि दाइश से इस दहशतगर्द का ताल्लुक था और इसने दाइश से ही ट्रेनिंग ली गोलियां चलाने की, फायरिंग करने की, और साथ साथ खुद को हमले के हवाले से भी दाइश पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी थ्रेट बन चुकी है, इस हवाले से ज़रा बताएगा, क्योंकि दाइश ने ये क्लेम भी किया है और डिटेल भी दाइश के हवाले से आई है। फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के लिए बड़ी थ्रेट है, हम उनके खिलाफ ऑपरेशन भी कर रहे हैं। ये जो दाइश है ये कितनी बड़ी थ्रेट पाकिस्तान के लिए है? समर देखिए 2-3 चीजें हो रही हैं जी विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। एक तो ये है कि ये जो लार्जर ये जो जितनी भी तंजीमें हैं नॉन स्टेट एक्टर्स की, चाहे दाइश हो, तहरीक तालिबान हो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, IMUs हो, ये सब स्टार्ट तो होती है एक काज के साथ, एक रीजन दे के एस्टेब्लिश करने के लिए, रिक्रूट करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए और अपनी रिकॉग्निशन के लिए और अपने आप को दिखाने के लिए। लेकिन कुछ अरसे के बाद ये हाईजैक हो जाती है जी। फिर इनको मेन स्टेट्स या कह ले आजकल तो स्ट्रक्चर्ड स्टेट्स जो है वो इनको यूज कर रही हैं, जिसमें अभी अब जो पाकिस्तान के खिलाफ एप्लीकेशन है इसमें इंडिया एज अ प्रॉक्सी स्पॉन्सर और अफगानिस्तान के ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स सो कॉल्ड इंटरम सेटअप है काबुल के अंदर, ये बिल्कुल टोटली तौर पर इन्वॉल्व है। अब इन तंजीमों को ये खुलेआम यूज करता है। इंडिया रोता है कि जी हमारे खिलाफ टेररिज्म हो रहा है, हम टेररिज्म का विक्टिम है, विक्टिम कार्ड खेलते हैं और फिर टेररिज्म को लीड पॉलिसी बनाते हैं और फिर कभी कनाडा में कभी अमेरिका में, और पाकिस्तान के खिलाफ तो खुल के आ गया। इधर अफगानिस्तान के तालिबान रोना रोते हैं जी कि ISIS जो है ये इसको पाकिस्तान शायद सपोर्ट कर रहा है और ये पाकिस्तान हमारे खिलाफ है और हमारे भी अंदर अफगानिस्तान के अंदर भी ये वाकयात कर रहे हैं और इन्हीं को फिर इस्तेमाल होते हुए भी। और आज देखा होगा आपने, शायद उन्होंने मुझे इतलात मिली है कि कंडेम भी किया है इंडिया ने इसको, इस वाकये को, आई एम नॉट श्योर बट मुझे आई हैव हर्ड। तो कंडेम इसलिए की है कि आप इसी प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी में तो रह के है ये हाइब्रिड वॉर करना चाहते हैं, खुद रोएंगे भी और इनको यूज करेंगे, तो इस तरह इसके मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ जाता है, खतरा इसका बहुत बढ़ गया है। लेकिन स्पेसिफिकली जो दाइश के वाले से थ्रेट है जनरल साहब, जाहिर है बाकी तो जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, हाँ वो फितनतुल हिंदुस्तान हो या फितनतुल ख्वारिज हो, वो तो ऑपरेट कर रहे हैं फ्रॉम इनसाइड अफगानिस्तान। ये जो दाइश का नेटवर्क वहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर भी ज़रा सहूलतकार थे जिन्होंने फैसिलिटेट किया इसको यहाँ तक पहुँचने में, ये खुद को हमला करने में। तो विद इन द कंट्री इनके नेटवर्क के वाले से क्या आपके पास डिटेल्स हैं, ये कितना खतरनाक हो सकता है? कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए पाकिस्तान के लिए एक वो बाहर समझते हैं कि एक सीरियस फॉल्ट लाइन वो समझते हैं कि मौजूद है, विच इज सेक्रेटेरियन डिवाइड। हालांकि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कल कुछ बयानात सुने भी शिया लीडर्स के, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि ये जो दरार डालने की कोशिश की जा रही है और इसको बहुत दफा पहले भी पास्ट में भी एक्सप्लॉइट किया गया। लेकिन पाकिस्तान देखिए ये नॉन स्टेट एक्टर्स का जो यूज है ये अभी वाइडन हो रहा है जी। बड़ी बड़ी स्टेट, पावरफुल स्टेट भी इन्हीं को यूज करती हैं। फिर आपका जो दाइश का आप इशारा कर रहे हैं कि सिर्फ अफगानिस्तान लिमिटेड तो नहीं है, ये तो पूरे वर्ल्ड में है कहीं ना कहीं, और इसकी रूट्स डीप है, अफ्रीका में भी मौजूद है, ईस्ट में भी मौजूद है, और इसकी रिक्रूटमेंट ऑल ओवर हो रही है। वो कितना खतरनाक हो सकता है और इसको कोई और भी यूज कर सकता है। देखिए 3 स्टेट्स का तो हमें बड़ा क्लियरली पता है कि वो किसी भी लेवल पे जाके किसी भी तंजीम को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज अफगानिस्तान, इजराइल एंड इंडिया।
इनमें तो हमें कोई शक नहीं है। फिर चाइना एक मेन कंपिटिटर है हमारे रीजन के अंदर रह रहा है, उसके भी जो अजायम है, इकोनॉमिक परसूट्स है, उसको स्कटल करने के लिए और एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने कुछ रीजन के, मिडिल ईस्टर्न रीजन के भी लोग प्लेयर्स उसमें आ जाते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस थ्रेट। और ये पाकिस्तान अभी अगला न्यूक्लियर कंट्री रह गया। जो ईरान की सिचुएशन समर होगी, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मैं किस तरफ हिंट कर रहा हूं। तो उसके बाद अल्लाह ना करे कि अगर पाकिस्तान एजेंडा पे आ जाता है तो यही नॉन स्टेट एक्टर्स को वो यूज करेंगे पाकिस्तान के अंदर टू वीकन दिस स्टेट। तो जो हमारी करंट जो हमारी काउंटर टेररिज्म की जो अप्रोच है नेशनल एक्शन प्लान के तहत, जिस तरह से हम ऑपरेट कर रहे हैं, क्या उसी अप्रोच के तहत ये जो नई थ्रेट है फ्रॉम दाइश, इसको भी काउंटर किया जा सकता है, या इसके लिए कुछ नई अप्रोच भी इसमें ऐड करनी पड़ेगी, नई इसमें हिकमत अमली भी ऐड करनी पड़ेगी? समर, मैं तो कहता हूं हमें पूरा जो है ये चेस्ट बोर्ड नया लगा, मतलब है इसी को नया लगाने का मतलब है कि इसमें स्पिरिट डालनी पड़ेगी। हम जो मिलिट्री प्रॉब्लम समझ लेते हैं ना टेररिज्म को, कि ये सिर्फ मिलिट्री का प्रॉब्लम है, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू। सबसे बड़ी मिस्टेक ही है जो फ्रेमवर्क है ना जी, जो एब्सेंस ऑफ वीक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क कह ले, उसका एब्सेंशिया, जो सोशल स्पेसेस फिर क्रिएट होती है, सोशल जब आपकी अप्रोच नहीं होती, इकोनॉमिक स्पेसेस जब करें, तो इन स्पेसेस के बीच में फिर ये टेररिज्म और ये चीजें फिनोमिनाज आते हैं। तो मिलिट्री इज वन पार्ट। जब तक हम ये गवर्नेंस के गैप्स अपनी पॉलिटिकल, अभी देखे ना, मैं हर प्रोग्राम में ये कोट कर रहा हूं कि अभी हमने परसों तरसों जो सीन देखे जब कैप्टन अब्बास की शहीद की बैयत को चीफ मिनिस्टर आफरीदी और कोर कमांडर जनरल उमर बुखारी कंधा दे रहे थे, तो वो स्पिरिट हमें चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन के कोलैबोरेशन चाहिए, वरना वी आर लूजिंग, वो सैंड निकल रही है जी हाथ से। दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस। एंड ये टेक्टिकल इसके रिस्पॉन्सेज, मिलिट्री रिस्पॉन्स टेक्टिकल और ऑपरेशन से ऊपर जा ही नहीं सकता। स्ट्रेटेजिक या जो नेशनल रिस्पॉन्स है, जब तक वो नहीं आएगा हर डोमेन में, ये स्पेसेस क्रिएट होती रहेंगी। ऐसे ही है। एक नुक्ता है जो है जो नेशनल एक्शन प्लान है, उसके अंदर जो है काइनेटिक डोमेन में सिर्फ एक नुक्ता है, बाकी सारे आपके नॉन काइनेटिक डोमेन के अंदर आते हैं, जो कि गवर्नेंस से और बाकी एनफोर्समेंट के हवाले से वो जुड़े हैं। फाइनली ये बताइएगा जनरल साहब के अफगानिस्तान के अंदर से ज़्यादा ये थ्रेट मुस्तकिल तौर पर एमिनेट हो रही है। लास्ट टाइम ये कहा गया था कि वहाँ से मज़ीद अटैक आया तो हम फिर हिट बैक करेंगे, वहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकानों पे जो है उन्हें निशाना बनाया जाएगा। तो क्या समझते हैं कि वक्त आ गया है कि अब अफगानिस्तान के अंदर जहां से ये दहशतगर्दी की थ्रेट आ रही है, वहां से प्लान होकर कोऑर्डिनेट होकर अटैक्स पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, वक्त आ गया कि वहां पे स्ट्राइक्स फिर से की जाए? देखिए, वक्त आ गया कि स्ट्रेटेजिक रिस्पांस टू ऑल दो स्टेट्स जो पाकिस्तान को वीकेंड कर रही हैं, जिसमें प्रॉक्सी स्पॉन्सर इंडिया भी शामिल है और अफगानिस्तान दोनों शामिल है, कि इनके खिलाफ मेजर्स अपनी हमें तैयार रखनी होंगी, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री। समर साहब, मैं इनडायरेक्ट मतलब शॉर्ट स्टेटमेंट ये बनाना चाहूंगा कि दिस इज ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च हो चुका हुआ है। आप अंदाजा लगा लें कि हमारा रिस्पांस किस लेवल पे जाना है और कहां तक जाना है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और इंतहाई अहम इशू के वाले से बात होगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात को कल 2 बरस मुकम्मल हो रहे हैं और इसी मुनासबत से तहरीक इंसाफ ने कल मुल्क भर में पहिया जाम, हड़ताल और एहतजाज का ऐलान कर रखा है। जबकि इस एहतजाज से एक दिन पहले बड़ी पेशरफ में सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना केस से मुतल्लिक फौजदारी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के 13 मुख्तलिफ मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इन 13 मुकदमात की समाअत करेगा, जिसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल हैं। ये बेंच 9 फरवरी को तमाम मुकदमात की समाअत करेगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से बानी PTI की जमानत के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर की गई है, जबकि बुशरा बीबी की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील भी समाअत के लिए फिक्स कर दी गई है। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन की फौजदारी शिकायत के खिलाफ अपील, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और नैब के मुकदमात, अलकादर ट्रस्ट केस में नैब की जमानत के खिलाफ अपील, साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बरियत के खिलाफ अपील, 9 मई लाहौर के मुकदमात में जमानत के खिलाफ हुकूमती अपील और हत्या इज्जत केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान की अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की पार्टी क़यादत और वकला से मुलाकातों से मुतालिक अदालत से रुजू करने के हवाले से भी एलामिया जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया के मुताबिक PTI से ताल्लुक रखने वाले पार्लियामेंटेरियंस के एक वफ्द ने, जिनमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी भी शामिल थे, 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा होकर अपने कैद रहनुमा तक रसाई से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने वफ्द के नुमाइंदों से मुलाकात की और उन्हें यकीन दहानी करवाई कि ये तहफ़्फ़ुज़ात चीफ जस्टिस के नोटिस में लाई जाएंगे। एलामिया के मुताबिक उसी रोज सलमान अकरम राजा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात का मौका दिया गया। इस मुलाकात के दौरान
कैद PTI रहनुमा तक रसाई से मुतालिक खदशात जिनमें अहले खाना और तिबी माहिरीन की रसाई भी शामिल थी पेश किए गए। क्योंकि उठाया गया मामला बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में जेर समात मुकदमात से मुतल्लिक नहीं था, इसलिए इन तहफ़्फ़ुज़ात को कानून के मुताबिक गौर के लिए मुतल्लिका इंतजामी हुकाम को अरसाल कर दिया गया, जिसके बाद इज्तिमा पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गया। एलामिया में मजीद कहा गया है कि एक हफ्ते तक किसी बाज़ाब्ता जवाब के मौसूल न होने पर सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन रहनुमाओं समेत वफ़द ने 6 फरवरी को एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और दस्तखत शुदा याददाश्त पेश की, जिसे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने बाकायदा तौर पर वसूल किया। कैद PTI रहनुमा तक रसाई और मेडिकल रिपोर्ट्स की फराहमी से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात एक बार फिर कानून के मुताबिक गौर के लिए मुतल्लिका इंतजामी हुकाम को भिजवा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तकबिल में ऐसे हालात से निपटने के लिए मुतासरा साइलिन से राब्ते के हवाले से मयारी तरीकाकार यानी SOPs भी जारी कर दिए हैं। इन SOPs में रसाई को यकीनी बनाने, सहूलत फराहम करने और ज़रूरी सहूलियात बशमूल हंगामी तिबी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया गया है। ताहम इसके साथ इदारा जाती वक़ार, अदालती उमूर और दीगर साइलिन के हुकूक रसाई पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि वो तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ कानूनी मामलात में किसी किस्म की नरमी के मूड में नहीं। इस मौक़िफ़ का इजहार एक बार फिर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने किया, जिनका कहना था कि जिन अफराद ने फौजी अमला को नुकसान पहुँचाया उनका फौजी ट्रायल ही होगा। कानून की अमलदारी की जब बात होती है देन वी हैव टू गो बाय बुक। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सर्टन इवेंचुअलिटीज़ हैं जिनमें सिविलियंस ट्राई हो सकते हैं बाय द मिलिट्री कोर्ट्स। लेकिन मैं एक वजाहत ज़रूर करता चलूँ कि ICCPR के आर्टिकल 14 में जो गारंटीज़ कही गई हैं फेयर ट्रायल के लिए, वो आर्मी एक्ट की शिकों में मौजूद हैं। उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजंस लिए हैं, वो बहुत जल्द पार्लियामेंट के सामने आ जाएंगे। इसी दौरान एक और अहम पेशरफ्त में इमरान खान को एक बार फिर रिलीफ न मिल सका जब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान के जाती मुआलजीन से इलाज की दरखास्त मुस्तरद कर दी। रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज सैयद अमजद अली शाह ने इमरान खान के जाती मुआलजीन से मेडिकल चेकअप की दरखास्त पर समाअत की। बानी PTI के वकील फैसल मलिक अदालत में पेश हुए, जबकि प्रोसिक्यूशन की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने दलाइल दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इमरान खान का जाती मुआलजीन डॉक्टर आसिम, डॉक्टर खुरम और डॉक्टर समीना से तिबी मुआयना करवाया जाए। वकील सफाई ने दलाइल दिए कि जाती मुआलजीन से चेकअप आईनी, कानूनी और अखलाकी हक है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को भी जाती मुआलजीन की सहूलत हासिल रही है। रावलपिंडी जेल रूल 795 के तहत इंतजामिया मेडिकल मामलात में फैमिली को आगाह करने की पाबंद है। इसके बरक्स स्पेशल प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने दरखास्त की मुखालफत करते हुए कहा कि इमरान खान अंडर ट्रायल कैदी नहीं बल्कि 9 मई GHQ हमला केस में जमानत पर हैं। उनका कहना था कि क्रिमिनल कोर्ट को किसी मुल्जिम की कस्टडी रेगुलेट करने का इख्तियार हासिल नहीं और पाकिस्तान प्रिजन रूल्स में जाती मुआलजीन से इलाज का कोई तस्वर मौजूद नहीं। अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद बानी PTI तक जाती मुआलजीन की रसाई की दरखास्त खारिज कर दी। इससे कबल इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट का मामला भी PTI और हुकूमत के दरमियान कशीदगी का सबब बना रहा है। गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने दावा किया कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट उनके अहले खाना को फराहम कर दी गई है, ताहम इमरान खान की बहनों ने इस दावे की तरदीद कर दी। इन हालात में तहरीक इंसाफ एक तरफ एहतजाजी हिकमत अमली अपनाई हुआ है, दूसरी जानिब मुज़ाकरात का दरवाजा भी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया गया। आइंदा हफ्तों में सियासी सतह पर अहम पेशरफ्त का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। खुसूसन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर महमूद खान नजफ़ज़ई की मुमकिन मुलाकात के हवाले से भी बातें हो रही हैं। फिलहाल तमाम नजरें कल होने वाले एहतजाज पर मरकूज है, जिसके हवाले से PTI और अपोजिशन कैंप बड़े दावे कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी होने वाले एलामिये और इमरान खान के केसेस फिक्स किए जाने के हवाले से और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से मजीद बात करें। प्रोग्राम में ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की तरफ से एफर्ट्स हुई, चीफ जस्टिस से मुलाकात भी हुई, आप भी मिले और आज एक एलामिया भी आ गया है और एक सप्लीमेंट्री कास्ट लिस्ट भी आ गई है जिसमें खान साहब के केसेस जो हैं वो फिक्स कर दिए गए हैं सोमवार को। क्या समझते हैं ये कितनी बड़ी कामयाबी है तहरीक इंसाफ की? देखिए, हमारी जो मुलाकात हुई उसके बाद जो मेमोरेंडम पेश किया गया कल, उसके नतीजे में इतना तो हुआ ना कि मेडिकल रिपोर्ट अगरचे इनकम्प्लीट, नामुकम्मल हमें दी गई है। आसिम यूसुफ साहब जो खान साहब के जाती मालिज हैं, उन्होंने कल एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने इस मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से बात की है और बताया है कि जो टेस्ट खान साहब पर किए गए हैं उन टेस्ट की तफसीलात नहीं दी गई, उन टेस्ट में क्या नताइज सामने आए वो नहीं बताया गया, जिससे ये पता चले कि खान साहब की उमूमी सेहत की क्या सूरत हाल है। तो बहरहाल इस इनकम्प्लीट रिपोर्ट का मिलना भी एक पेशरफ्त है। अभी तक जाती मालजीन देख नहीं सके खान साहब को, अभी तक खानदान की मुलाकात नहीं हो सकी, लिहाजा अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जहाँ तक मुकदमात का ताल्लुक है तो अच्छी बात है,
जो मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में थे वो लगा दिए गए हैं, लेकिन बहुत से मुकदमात हमारे ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में मुंतकिल हो चुके हैं। उनके हवाले से अभी हमें कुछ इल्म नहीं है कि वो कब लगेंगे। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील है अलकादिर ट्रस्ट की, वो नहीं लगी। उसमें जो सस्पेंशन की दरखास्त है मुशर्रफ के हवाले से, खान साहब के हवाले से, वो नहीं सुनी जा रही। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। सही है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत आप इसे समझते हैं? ये उम्मीद करते हैं कि ये जो मामलात जैसे होने चाहिए वैसे हों। ये एक हक है हमारा इमरान खान का कि उनके मुकदमात सुने जाएं, जेल में उनको वो तमाम हुकूक मिले जिनके वो मुस्तहिक हैं। तो ठीक है, अगर इस तरफ कोई पेशकदमी होती है, चीफ जस्टिस साहब ने एक रोल इसमें अदा किया, उस हद तक मैं शुक्रगुजार हूँ। आइंदा अभी बहुत कुछ होना बाकी है। सही। अच्छा, ये बताइएगा राय साहब कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एलानिया जारी हुआ है, प्रेस रिलीज है, उसके लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने कुछ फ्रेश एसओपीज के हवाले से भी कहा है जो एग्रीव्ड लिटिगेंट्स हैं उनके हवाले से। उसमें वो ये कहते हैं कि दी एसओपीज एम्फसाइज एंश्योरिंग एक्सेसिबिलिटी, फैसिलिटेशन एंड प्रोविजन ऑफ नेसेसरी अमेनिटीज इंक्लूडिंग और द राइट्स ऑफ एक्सेस ऑफ अदर लिटिगेंट्स। ये जो एक्सेसिबिलिटी की बात हो रही है, आपकी नज़र में ये किसकी एक्सेसिबिलिटी की बात हो रही है? किसी भी लिटिगेंट की सुप्रीम कोर्ट तक एक्सेसिबिलिटी की बात हो रही है रसाई की, या आपकी नज़र में क्या है, ये किस बारे में बात हो रही है? मुझे तो लगता है ये कैदी तक रसाई की बात हो रही है, और यही है कि एक कैदी तक रसाई जो है बाकी कैदियों तक रसाई में मुखिल ना हो। तो ये अच्छी बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट असर नौ कोई प्रोटोकॉल तय करता है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हिदायत आती हैं तमाम इदारों को कि कैसे कैदियों के साथ सलूक रवा रखना है, जो खान साहब के साथ हो रहा है ये तो गैर इंसानी है। दुनिया के हर कानून बैनुल-अक़वामी जो मयार है उसके मुताबिक खान साहब के साथ टॉर्चर हुआ है। उनको जब दिल किया 6 हफ्ते आपने कैद तन्हाई में डाल दिया। तो ये नहीं होना चाहिए। ये किसी फर्द वाहिद या किसी इदारे की सवाबदीद नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ एक कानून और कायदे के तहत होना चाहिए। तो सलमान अकरम राजा साहब, ये बताइएगा कि जब आपकी मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आपने ज़ाहिर उनके सामने ये मामला उठाया था खान साहब तक रसाई के हवाले से, मुलाकातों के हवाले से, तो उनका मुलाकातों के हवाले से क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो करवाएंगे मुलाकात आपकी, नहीं करवाएंगे? क्या उन्होंने आपको यकीन दहानी इस हवाले से कोई करवाई थी कि वो आप तो रोल प्ले करेंगे इसमें? नहीं, देखिए, ये जो आज बात आई है ये मैं समझता हूँ खुशाइंद है कि इस हवाले से अगर सुप्रीम कोर्ट कोई रूल्स या कोई प्रोटोकॉल मुतय्यन करती है तो हम उम्मीद करते हैं कि बाकी तमाम इदारे मुल्क के जो हैं एहतराम करेंगे। ये आखिरी जो लाइनें हैं, मैं समझता हूँ इनके जरिए बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है अगर इन पे अमल हो। फैसला तो पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आ चुका था मुलाकातों के हवाले से, लेकिन ज़ाहिर है उस पर अमल दरामद उस तरह से नहीं हो सका। हमने जो यादाश्त कल चीफ जस्टिस साहब को दी उसमें यही कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला देने के बाद उस फैसले के इतलाक के हवाले से लाताल्लुक हो चुकी है। हमने बेशुमार तौहीन अदालत की दरखास्तें दी हैं, उन पर कोई अमल नहीं हुआ। तो ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने ही फैसले पर अमल कराने में कोई खास कोई कदम नहीं उठाया। तो ये बात अब रिकॉर्ड का हिस्सा है। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट फिर गए हैं, वहाँ फिर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई है। अब देखते हैं क्या होता है। यही बताइएगा सलमान अकरम राजा साहब के इस सारे मामले में जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी मुश्किलात तो बहुत सारी रही हैं, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड अब कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में आपका एक बड़ा इवेंट है, आप एक बड़ा एहतजाज भी करने जा रहे हैं 8 फरवरी को। क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या आपकी तैयारियां हैं? एक भरपूर एहतजाज कर पाएंगे? चूंकि जाहिर है लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर जो है वो बसंत की एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं। आपको लग रहा है कि लोग निकलेंगे आपके प्रोटेस्ट में, या वो बसंत की तरफ जाएंगे? चूंकि टाइमिंग जो है वो क्लैश कर गया सारा इवेंट बसंत के साथ आपका। देखिए, बसंत एक तरह से रखी इसलिए गई है 8 फरवरी को कि जो पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का तारीख तरीन दिन है, जब लोगों की नफी की गई, उनके वोट की नफी की गई, उनकी सोच की नफी की गई, उस दिन लोगों को कहा जा रहा है कि खुशी मनाओ। बहरहाल ये मामला ज्यादातर लाहौर और उसके गिरदो नवा तक है। बाकी सूबा और बाकी मुल्क जो है वो बसंत से इतना कोई मुतासिर नहीं होता। लेकिन असल मामला ये है कि हमने जो लोगों को कहा है वो ये कहा है कि हड़ताल करो, घरों में बैठो और अपनी बेजारी का इजहार करो। हमने सिर्फ इतना कहा है कि नमाज मगरिब के वक्त अपनी मकामी मसाजिद में आओ, वहाँ से
बाहर निकलो इकट्ठे, मुनज़्ज़म तरीके से, पुरअमन तरीके से, मशलबरदार एक रैली की शक्ल बन सकती है तो बनाओ। एक फस्तायत का माहौल है, जबर का माहौल है, तो ये एक एहतजाज का मैं समझता हूँ एक नया दौर है। ये वो एहतजाज नहीं जहाँ हम लोगों को कहें जाओ और गोलियों का सामना करो, वो वक्त अगर आएगा तो ये भी होगा। तो क्या ये घर पर बैठकर बेजारी का इजहार करना, घर पे बैठ के ही जो है सारे सिस्टम से जो है उस पर ज़ाहिर है प्रोटेस्ट करना, ये क्या ये 9 मई और 26 नवंबर के बाद तहरीक इंसाफ को अब अपनी हिकमत अमली तब्दील करनी पड़ी है कि आपके इसमें मुश्किल सूरत हाल से दो चार आपको होना पड़ सकता है? जी, जो फस्तायत और बर्बरियत है, जिस तरह कानूनी निज़ाम की जो शक्ल अब है, उसके तनाजुर में मैं समझता हूँ अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर ने एक ठीक राय अमल तय किया है कि हड़ताल हमारी तारीख में, बड़े सगीर पाक व हिंद की और पूरी दुनिया की तारीख में एक मुस्तनद सियासी अमल है। और अगर 25 करोड़ अवाम ये फैसला कर लें, एक बार नहीं बार बार ये फैसला करें कि उन्होंने बेजारी का इजहार करना है, उन्होंने घर बैठना है, उन्होंने घर की दहलीज पे आवाज बुलंद करनी है, तलावत कलाम पाक करनी है, उन्होंने मसाजिद को भरना है, वहाँ इज्तिमाई दुआ करनी है, तो ये निज़ाम कायम नहीं रह सकेगा, झूठ सामना नहीं कर सकता 25 करोड़ लोगों का। सलमान राजा साहब, जाहिर है एक भरपूर तरीके से मोबिलाइजेशन कैंपेन चलाई गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, सुहेल अफरीदी की तरफ से, आप भी उस मोबिलाइजेशन कैंपेन का हिस्सा थे, आप सिंध गए, बाकी पंजाब के अंदर भी आपने ज़ाहिर एक्टिविटी की, केपी के अंदर भी। क्या आप वहाँ से मायूस हो गए कि आपको उस तरह से सड़कों पे आप नहीं निकल पाएंगे, भरपूर एहतजाज आप नहीं कर पाएंगे, तो आपने इसको जो है वो प्लान सारा तब्दील किया कि ये जो लग रहा है ये तो गवर्नमेंट को इसकी क्या क्या परेशानी होनी है, कैसे आप गवर्नमेंट को टफ टाइम देंगे जब आप सड़कों पर नहीं निकलेंगे? हड़ताल नहीं है ये, आखिरी कोई हड़ताल नहीं है, ये एक लाएअमल है जो जारी रहेगा। देखिए, कराची में आपने देखा 3 दिन हमें स्पेस मिली तो हजारों लाखों लोग सड़कों पे आए, बाग जिना को सील किया गया हमें इजाजत देने के बाद जलसे की, इसके बावजूद वहाँ 50,000 लोग आए, अपने आप आए, कोई गाड़ी नहीं गई, किसी MNA MPA ने उनको ट्रांसपोर्ट नहीं फराम की, खुद आए लोग। तो जो अवाम का जज्बा है वो पूरे मुल्क में हमें नजर आया है, ये इंतहाई एक काबिल कदर जज्बा है जो लोगों ने, जिसका लोगों ने इजहार किया। लेकिन जो फसाइयत है, जो जबर है, वो अपनी जगह है। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हम हर हफ्ते कर सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात है, वो करके दिखाई है वजीर आला ने। लेकिन सर, कल के प्रोग्राम को देखते हुए तो लग रहा है कि तहरीक इंसाफ बैकफुट पे आ गई है, चाहे वो रियासती सख्ती की वजह से हो या आपको अपने वर्कर्स के अवाम के रिस्पॉन्स को देखकर हो। मैं अर्ज करता हूँ बिल्कुल सोचे, आपने अगर देखा हो खुली आंखों से तो आपके सामने होगा कि सवाबी में क्या हुआ, हरीपुर में क्या हुआ, एबटाबाद में क्या हुआ, पूरा सूबा जिस तरह मुतहर्रिक है उसकी मिसाल नहीं मिलती। जो कराची में हुआ ये भी बेमिसाल है। पंजाब में बिल्कुल लोग निकलते हैं, लेकिन पंजाब में घरों को तोड़ा जाता है, बच्चों को मारा पीटा जाता है, लोगों को अगवा किया जाता है, ये भी एक हकीकत है। देखिए, आप एहतजाज का जो एक तस्वुर लोगों के जहन में आ गया है कि कोई एक चौक होगा, वहां पे जाएंगे, 50,000 लोग होंगे और वहां गोलियां चलेंगी, ये वाहिद तरीका नहीं है एहतजाज का। एहतजाज जो है उसमें पूरी कौम को अगर शामिल होना है तो ऐसे शामिल होना है जो वो काम करके जो वो कर सकते हैं। एहतजाज सिर्फ टीवी पे या यूट्यूब पे देखने वाली चीज नहीं। ये बहुत बड़ा हड़ताल, अगर आप थोड़ा सा मुतालिया करेंगे तो आप देखेंगे कि हड़ताल जो है दुनिया का ताकतवर तरीन सियासी अमल है। ये पूरी दुनिया में राइज रहा है और पाकिस्तान में इसको हम राइज करके दिखाएंगे। ये एक नया दौर है हमारे एहतजाज का। लेकिन सर, डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है पूरी दुनिया के अंदर, जब आप सड़क पर निकलते हैं, अपनी स्ट्रेंथ शो करते हैं, वो पूरी दुनिया में रजिस्टर्ड होता है, लोग घरों पे बैठ के बेदारी का इजहार करेंगे, तो किसी को कैसे पता लगेगा कितने लोग हैं जो कि सिस्टम से बेदारी का इजहार कर रहे हैं? सामने है ना, वो जब मौका आएगा तो वो भी होगा, वो बिल्कुल होगा। तो ये कब तक आएगा? सेकंड फेज आपका इसका फैसला आप और मैं नहीं करेंगे, ये लोग खुद करते हैं। लेकिन आगे के वाले से फिलहाल क्या है? ये 8 फरवरी तो ज़ाहिर है ये 1 डे इवेंट है, इससे आगे का फिर आपका वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, ये चलता रहेगा, ये कोई आखिरी दिन नहीं है। हड़ताल होगी, लोग अपनी आवाज बुलंद करेंगे, मस्जिदें भरेंगे, उससे आगे बात जब बढ़ना होगी तो लोग खुद आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों को अब ये कह रहे हैं कि टीवी पे इंतजार ना करो कि 50,000 सियासी वर्कर तुम्हारी आज़ादी तुम्हें छीन कर दें। 25 करोड़ लोगों को इस अमल में शामिल होना है और ये तदरीजी अमल होगा और लोग शामिल होंगे, आप देखेंगे, क्योंकि मुल्क चल नहीं रहा, इस मुल्क की मईशत बैठ रही है। फैसलाबाद हो, गुजरावाला हो या कोई और जगह हो, वहाँ पे फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, रोजगार नहीं मिल रही लोगों को। दहशतगर्दी का जो आलम है वो बिल्कुल दिखा रहा है कि रियासत जान और माल की हिफाजत करने में नाकाम है। तो ये होगा। हम रियासत को ये बता रहे हैं कि जो आपने लूट की थी 24
25 करोड़ आवाम के वोट को जिस तरह लूटा था 8 फरवरी 2024, उसके नतीजे में जो निज़ाम आपने खड़ा किया है ये बेकार रहा है। झूठ के ऊपर कोई निज़ाम चल नहीं सकता। तो राजा साहब ये बताएगा कि इस 8 फरवरी के बाद ज़ाहिर है रमज़ान आ जाएगा बीच में, फिर ईद होगी, अब ये फिर ज़ाहिर है एक ब्रेक आ जाएगी लंबी आपके इस एहतजाज के अंदर। देखिए, एहतजाज के पैराए बदलते रहेंगे। हम एहतजाज वो चाहते हैं जिसमें पूरी कौम शामिल हो, सिर्फ 50,000 लोग शामिल ना हो। ये होकर रहेगा, रमजान में भी होगा, रमजान के बाद भी होगा, लेकिन ये एक पुरअमन एहतजाजी लाएअमल। लेकिन इसके साथ साथ राय साहब एक और भी जो है मुज़ाकरात के वाले से भी, बातचीत के वाले से भी एक अच्छे सिग्नल आ रहे हैं। एक तरफ सुहेल अफरीदी साहब की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होना, एक अच्छी मुलाकात हुई, खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई, और अपोजिशन लीडर से भी गालिबन सोमवार को मिल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। समझते हैं कि एक अच्छी शुरुआत है और इससे मुफाहमत का, मुज़ाकरात का एक दरवाज़ा खुल सकता है, शुरू हो सकता है ये सिलसिला। देखिए, सब कुछ मुमकिन है ना, अगर ये रियासत होश के नाखुन ले और जो दूरी अवाम और रियासत के दरमियान है उसको वाक़तन ये ख़त्म करने की जानिब बढ़े। और उसका एक ही तरीका है कि आप इस झूठ को माने, आप शफाफ इलेक्शन की जानिब बढ़े। अगर उस हवाले से कोई बात होती है, कोई लाएअमल सामने आता है, तो बिल्कुल दूरियां भी खत्म हो सकती हैं। ये मुल्क पहले से ज्यादा मुस्तहकम हो सकता है, रियासत और अवाम एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं, इस निज़ाम को वो लेजिटिमेसी मिल सकती है, वो ताईद मिल सकती है, तो इस वक्त तक इसको हासिल नहीं है। तो अगर कोई पाकिस्तान का खैर खा है, मुहब्बे वतन है, तो उसको ये सब कुछ करना चाहिए। और ज़ाहिर है ये शुरुआत जब होती है मुज़ाकरात के वाले से, तो कुछ कंसेशंस हुकूमत ने आपको देनी है, कुछ कंसेशंस आपने गवर्नमेंट को देनी है, तो क्या फिर आप उन्हें, जो आप लेजिटिमेसी की बात कर रहे हैं, वो आप उन्हें देंगे फिलहाल फॉर टाइम बीइंग के अर्ली इंतखाबात क्या राजी हो जाए, बीच में जो है वो आप कमेटियों के अंदर भी जाएं, इंतखाबी इस्लाहात भी हो, और फिलहाल आप उन्हें टाइम देने को तैयार होंगे? देखिए, ऐसे नहीं होगा कि झूठ को हम मान लें और कहें तुम्हारे झूठ को हम लेजिटिमेट कर देते हैं, ये नहीं होगा। 8 फरवरी 2024 के बाद एक झूठ के दौर की इब्तिदा हुई, आगाज हुआ, वो झूठ का दौर आज तक कायम है। झूठ को हम झूठ ही कहेंगे, ये नहीं होगा। लेकिन एक लाएअमल अगर बनता है शफाफ इलेक्शन की जानिब बढ़ने की खातिर, तो उसमें जाहिर है कुछ वक्त अगर दरकार है, तो कल तो नहीं हो जाएंगे ना नए इंतखाबात। तो उसके लिए जो भी वक्त होगा, जो हम तय करेंगे, वो वहाँ उस हद तक मुशावरत बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन ये अगर कहा जाए कि मट्टी डाल दो, भूल जाओ, इलेक्शन आइंदा भी ऐसे ही होंगे, बस गिड़गिड़ाओ, जाके मिन्नत करो कि अगली बार तुम्हारी बारी आ जाए, तुम्हें कोई बैसाखी मिल जाए, तो ये नहीं होगा। और ये सिलसिला चलता आगे तो फिर आप स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर भी वापस आ सकते हैं सिस्टम के साथ। आप फिलहाल नहीं, उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब करेंगे। लेकिन जाहिर है जब आपने इंतखाबी इस्लाहात करनी है तो आपको कमेटीज के अंदर आपको आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा आपको, तभी जाके इंतखाबी इस्लाहात हो सकेंगे। गवर्नर साहब आपने बैठना है, बातचीत करनी है। देखिए, वो फैसला इमरान खान करेंगे। इंतखाबी इस्लाहात मसला नहीं है इस मुल्क का। हमारा इंतखाबी जो कानून है वो बहुत ठीक ठाक है। असल मसला ये है कि अगर उस दिन आप आकर पूरे निजाम को दरम भरम कर देते हैं, डाले गए वोटों को गिनते नहीं हैं, आप इंटरनेट बंद कर देते हैं, तो कागज पर लिखा कोई कानून इसके खिलाफ ढाल नहीं बन सकता। पार्टी के अंदर भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं। मिसाल यूसुफजई का मामला है, कहा गया कि एक्शन होगा 8 फरवरी के बाद उनके खिलाफ। किस तरह का एक्शन होने जा रहा है? पार्टी रुकनियत मुअत्तल होगी, शोकाज करेंगे, या पार्टी से निकालेंगे? क्या होने जा रहा है? ये मामूली बातें हैं, पार्टी फैसला करेगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और फाइनली ये जो केसेस आपके लगे हैं सोमवार को 13 केसेस, उससे पहले वकला की ज़ाहिर है मुलाकात होनी है खान साहब से, तो लग रहा है आपको ये हो जाएगी मुलाकात अब फिर? ये कैसे हो सकती है? कल इतवार का दिन है, सोमवार को ये मुकदमे लगे हैं, और मुकदमात जिनमें खान साहब को डिफेंडेंट बनाया गया है या रिस्पोंडेंट बनाया गया है, उनके हवाले से हमने दरखास्तें दी हुई हैं कि कैसे ये मुकदमे चल सकते हैं जब तक खान साहब की वकला से मुलाकात ना हो। वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक हुक्म भी है, उस हुक्म पे अमल नहीं हुआ। हमने फिर तौहीन अदालत की दरखास्त दी, उस तौहीन अदालत की दरखास्त पे फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई हुक्म ना जारी किया। तो ये एक खेल है जो चल रहा है, और आप दुरुस्त कह रहे हैं कि किसी भी शख्स के लिए जरूरी है कि अपने वकला से मिले जिसके खिलाफ मुकदमात कायम हैं या जो खुद मुकदमा किए हुए हैं, तो ये मुलाकात कराना जरूरी होगा। और ये बुशरा बीबी की जो मुलाकात हुई थी खान साहब के साथ जेल में, वो फैसिलिटेट क्या जो है बैरिस्टर सैफ साहब ने की थी? ऐसा ही है, दुरुस्त है ये? मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है। जो मुलाकात बुशरा बीबी के खानदान की बेटी और भाभी की उनसे हुई, वो होनी चाहिए थी, ये उनका हक था। और इसमें क्या मावराए कानून किसी ने कोई रोल अदा किया, मैं नहीं जानता। अब फाइनली राय साहब, आपने एक बड़ी अहम बात की, आपने कहा कि जब बैठेंगे तो ज़ाहिर है फ़ौरन ही से तो
इंतखाबात की तरफ नहीं जाया जा सकेगा, कुछ टाइम तो हमें देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो कितना टाइम आप देने को तैयार होंगे? नहीं, जाहिर है मैं कुछ तकरीबन 2 ऐसी साल बात तो हो नहीं चुके करूंगा। हैं, 2 साल जाके 3 साल इस गवर्नमेंट का टेन्योर रह गया है। आप नहीं, अर्ली देखिए इलेक्शन की बात आप देखिए करेंगे तो कितना अर्ली की बात होगी? 2 मैं साल आप कुछ उन्हें नहीं मजीद कह दे सकते हैं, सकता। कितना टाइम आप देखिए देंगे उन्हें? नहीं, देखिए मैंने जो बात की हुई है कि कानून में भी इंतखाबात कराने के लिए कम से कम 60-70 दिन तो चाहिए होते हैं ना। जी अगर हाँ, कल भी फैसला हो जाए कि नए इंतखाबात कराने हैं, ऑब्वियसली वो तो है। उसमें जो अमल होता है वो 60-70 दिन का अमल तो होता ही है ना। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। ये जब कोई बात होगी, जिनको खान साहब ने इख्तियार दिया है, अल्लामा नासिर अचकज़ई साहब, वो बात करेंगे। फिर खान साहब से मुलाकात होना जरूरी होगा, उनकी मुशावरत जरूरी होगी। ठीक है, ये मामलात वहां तय पाएंगे। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की, जिनका कहना है कि एक अच्छी शुरुआत हो सकती है जो मुलाकात होने जा रही है प्राइम मिनिस्टर की लीडर ऑफ दी अपोजिशन महमूद अचकज़ई के साथ। और इस मुलाकात में मुज़ाकरात के हवाले से आगे अगर पेशरफ्त होती है तो तहरीक इंसाफ उसका खैर मकदम करेगी। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और इंतहाई अहम पेशरफ्त के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में अपना आगाज तो फातिहाना अंदाज में किया, लेकिन ये फतह नीदरलैंड जैसी कमजोर टीम के खिलाफ इंतहाई मुश्किल से मिली। एक लम्हा ऐसा आ गया था कि जब पाकिस्तान मैच हारता हुआ दिखाई दे रहा था। ये अलग बात है कि फ़हीम अशरफ की जानिब से एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स की बदौलत पाकिस्तान ये मैच जीत गया, लेकिन नीदरलैंड जैसी कमजोर टीम के खिलाफ एक छोटा हदफ पाकिस्तान टीम के लिए इतना बड़ा पहाड़ क्यों बन गया? टीम के अंदर कौन सी तब्दीलियां होनी चाहिए और आगे पाकिस्तान की अप्रोच क्या होनी चाहिए वर्ल्ड कप में आगे बढ़ने के लिए? चूंकि जाहिर है इंडिया के खिलाफ जो हमारा मैच है उसमें तो 2 पॉइंट्स पाकिस्तान को नहीं मिलने, तो बाकी मैचेस तो पाकिस्तान ने लाजमी तमाम के तमाम जीतने हैं। क्या होना चाहिए, क्या गलतियां पाकिस्तान ने आज की, इसी पर मजीद बात करें। मैं ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब ने। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि आज का जो मैच था पाकिस्तान का एक बहुत ही आसान मैच था, लेकिन ये मैच पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से जाकर जीता। एक लम्हे तो लग रहा था जब 98 पे एक दो आउट थे पाकिस्तान के, तो लग रहा था पाकिस्तान बड़े आराम से जीत जाएगा मैच, लेकिन एकदम से फिर हमारा मिडिल ऑर्डर पूरा क्लैप्स कर गया और मैच हारते हारते एंड पे फ़हीम अशरफ की एक जबरदस्त इनिंग्स की बदौलत पाकिस्तान ये मैच जीता। क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? कैसे आता करेंगे हमारी जो वर्ल्ड कप का हमारा जो आगाज था, ये कैसा आगाज था? ये पाकिस्तान के लिए वेकअप कॉल है, क्योंकि यूएसए की टीम को आप आसान ना लें। यूएसए की टीम ने हमें हराया है डैलस में, तो इसके बाद हमारा 10 फरवरी को यूएसए से मैच है। और अगर खुदा ना खास्ता अगर आज पाकिस्तान हार जाता तो फिर हमारे इम्कानात बहुत कम हो जाते। लेकिन ये टीम कभी खुशी कभी गम देती है, और इस टीम को अनप्रिडिक्टेबल टीम इसीलिए कहा जाता है कि कहाँ बड़ी बड़ी टीमों को हरा देती है, अभी ऑस्ट्रेलिया को 3-0 हराया, और कहाँ छोटी टीमों के सामने मुकाबला करते हुए घबरा जाती है। क्या इसमें जो हमारी टीम सिलेक्शन थी या फिर आज की जो हमारी प्लेइंग 11 थी, उसमें क्या तब्दीलियां होनी चाहिए? अगर हम बॉलिंग से स्टार्ट करें तो हमारे जो स्टार बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी साहब, 3 ओवर्स में 28 रन दिए उन्होंने, 1 विकेट हासिल की। सलमान मिर्जा ने बड़ा अच्छा स्पेल किया, 3.5 ओवर में 24 रन देकर 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। अच्छा उन्होंने आगाज भी किया। मोहम्मद नवाज को भी 4 ओवर में 38 रन पड़ के 2 विकेट जरूर नहीं उन्होंने। शादाब खान ने अच्छा स्पेल किया, 4 में 26। अबरार अहमद ने 4 में 23 रन दिए, 2 विकेट ली। साइम अयूब ने 1 ही ओवर किया, 7 रन दिए, 2 विकेट हासिल की। वो जो हम अटैक कराते थे साइम अयूब से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हमने एक अच्छा हमारा बन गया था कॉम्बिनेशन फास्ट का और स्पिन का, वो भी हमने तोड़ा। आज शायद तजुर्बा करना चाह रहे थे हम कमजोर टीम के खिलाफ। क्या समझते हैं बॉलिंग में शाहीन अफरीदी पे हम बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर रहे? क्या तब्दीली होनी चाहिए वहां से? जब हम खिला रहे फ़हीम अशरफ को तो हम यूज करें। बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगा कि साइम अयूब, जिनसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नई गेंद करा रहे थे एक एंड से, उनको आज ख्याल ही नहीं आया कप्तान को, उनको एक ही ओवर दिया, 16वें ओवर में लेकर आया जिसमें उसने 2 विकेटें ली। तो स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आ रही। फास्ट बॉलर्स पर इन्हिसार कर रहे थे कि विकेट ग्रीन है, लेकिन शाहीन आफरीदी की बात की, मुझे उनकी फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है। हालांकि ये शाहीन आफरीदी ज़बरदस्त बॉलर है और 25 मरतबा दुनिया भर में किसी भी T20 इंटरनेशनल मैच में पहले ही ओवर में विकेट ले चुके हैं, लेकिन आज वो बुझे बुझे नजर आए। जिस तरीके से पावर प्ले का इस्तेमाल किया नीदरलैंड्स के बैट्समैनों ने। फिर आप देखें फ़हीम अशरफ से एक भी ओवर नहीं कराया। फ़हीम अशरफ एज एन ऑलराउंडर आए, वो तो शुक्र करें कि उन्होंने 11 गेंदों पर 29 रन बना दिए, वरना फिर उन पे तनकीद होती कि उन्हें वो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हिसाब हो जाता, वो टीम में क्यों है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अब इनको सोचना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जीत बहुत सारी खामियों को छुपा देती, लेकिन हमें अपनी उन खामियों को देखना पड़ेगा, उनका अजाला करना पड़ेगा, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। तो ये बताएं कि बैटिंग के अंदर हमें क्या तब्दीलियां करनी चाहिए? उस्मान खान के हवाले से मुसलसल एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है
कि उनकी जगह ख्वाजा नाफे को खेलना चाहिए। फ़खर जमान जो कि T20 का वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड है, वो बाहर बैठा है, बेंच पे बैठा है। बाबर आजम जो कि T20 के बारे से उनके परफॉर्मेंस के ऊपर हमेशा सवाल उठता है, उनकी जो स्ट्राइक रेट है उस पर भी सवाल उठता है। क्या कहेंगे कि बाबर की जगह फ़खर जमान को आना चाहिए, और एक राय है कि उस्मान खान की जगह पर खिलाना चाहिए ख्वाजा नाफे को, और उस्मान तारिक जो है उन्हें एक फास्ट बॉलर कम करके उन्हें टीम में शामिल किया जाए और फ़हीम अशरफ को एज अ सेकंड फास्ट बॉलर यूज़ किया जाए। क्या समझते हैं, ये तब्दीलियां मुनासिब हैं या कुछ और इसमें होना चाहिए? आपने बड़ा, जो कहते हैं, दुखती रग पे हाथ रखा है समर। आपने बड़ा समअप किया। मैं समझता हूं कि फ़खर जमान को, जिसका इतना तजुर्बा है, उन्होंने रोलिंग स्टोन बनाया हुआ है। कभी उसको चौथे नंबर पर भेजते, कभी 5वें नंबर पर, और कभी उसको आराम करा देते। इतना तजुर्बाकार खिलाड़ी है पाकिस्तान का। उसका बैटिंग ऑर्डर आपने डिस्टर्ब किया है। बेसिकली ही इज एन ओपनर, और वो पावर प्ले जो 6 ओवर्स का होता है उसमें वो अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन आपने उसका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। बाबर आजम का आज का स्ट्राइक रेट 88 का था। चले वो स्लो खेलते हैं, लेकिन उन्हें मैच को तो फिनिश करना चाहिए था ना। जिस तरीके से उन्होंने उठाकर मारा, सीनियर प्लेयर हैं पाकिस्तानी टीम के, उनकी जिम्मेदारी बनती थी। और जिस तरह आपने बात की कि उस्मान खान जो है वो आज उन्होंने कैच बड़ा जबरदस्त लिया पहला, लेकिन उस्मान खान एज अ विकेट कीपर भी इतना नहीं अच्छा कर पा रहे। और देखें, वो चल गए तो चल गए, नहीं चले तो नहीं चले। मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि ख्वाजा नाफे को मौका मिलना चाहिए। वो फिनिशर अच्छा है, जैसे फ़हीम अशरफ अच्छे फिनिशर है, उस तरह से वो भी बड़ा अच्छा फिनिशर है। तो पाकिस्तान को ये चंद तब्दीलियां करनी होंगी। और उस्मान तारिक की आपने जो बात की समर, उस्मान तारिक ने हैट्रिक की थी, आपको याद होगा, जिम्बाब्वे के खिलाफ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में उसने अच्छी बॉलिंग की। कैमरून ग्रीन ने उनके बॉलिंग एक्शन के हवाले से इशारे किए। गालिबन खौफ ज़दा है, शायद हम उसकी वजह से उन्हें नहीं खिला रहे कि कहीं उनका बॉलिंग एक्शन ना दोबारा हो जाए। 2 दफा वो क्लियर हो चुके हैं, और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये कॉम्बिनेशन में क्यों नहीं बैठ रहे। अगर उनके बॉलिंग एक्शन पे इनको कुछ एतराज था या इनको कुछ तहफ्फुज़ात थे तो उन्हें सेलेक्ट क्यों किया वर्ल्ड कप के लिए? मेरे ख्याल में वो बहुत इफेक्टिव साबित होते। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपने बड़ा इन डिटेल अहाता किया पाकिस्तान की आज की कामयाबी के हवाले से, कि इस कामयाबी के अंदर भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सबक था, एक बहुत बड़ी लर्निंग थी कि हमने अपनी कौन सी कमजोरियां हैं कि जिनसे सबक सीखते हुए आइंदा आने वाले मैचेस में, जो कि मजीद पाकिस्तान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, उनमें टीम में मुनासिब तब्दीलियां की जा सकती हैं। आज के प्रोग्राम में इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।